ये है इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई। अगर रस्मन भी एक हो जाए तो इजराइल की फौजें सरेंडर कर देंगी, ऐसा मेरा मानना है। रस्मन भी अगर एक हो जाए, ये संगठन, ये आज़ादी और इंसाफ के लिए लड़ने वाला संगठन है। और क्या है ये? अब उसको किसी भी शक्ल में पेश करो, आप हिजबुल्लाह को भी किसी भी शक्ल में पेश करो, हमास और हिजबुल्लाह की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूँ, मुंह दिखाई का भी अगर इत्तेहाद आ जाए तो हमास और हिजबुल्लाह के लोगों को इतनी कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद में 11 दिनों के बाद जंगबंदी हो गई है। आज इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपकी अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर, जो 11 दिनों तक ये जंग चली है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, इस पर क्या है? देखिए, इस पे जो मेरी राय है वो ये है कि ये है इंसाफ और जुल्म के बीच की लड़ाई। इसको इस्लाम या मस्जिद अक्सा या जेरूसलम को जो बुनियादी लड़ाई है वो कैपिटलिस्ट, ये मेरी ज़ाती राय है, कैपिटलिस्ट फोर्सेस और इस्लाम जो कि इंसाफ को, जिसका सोशल मैसेज इंसाफ है, उसको रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ है ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि पैसे कमाना किसी भी तरीके से, डिक्लेयर्ड मकसद है उनका, कुछ ढका छुपा मकसद नहीं है कैपिटलिस्ट का, वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस। दूसरी तरफ इस्लाम है जो कि इंसाफ की बात करता है। यही बुनियादी लड़ाई है यहूदी मज़हब में और इस्लाम में, वरना देखी जाए तो बहुत सारी चीज़ें एकदम एक जैसी हैं, लेकिन बुनियादी मैसेज जो है इस्लाम का कि सब लोग बराबर हैं और पैसे से पैसा नहीं कमाया जाएगा, ये बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है। दूसरा जो मुझे इसके मुद्दे में नज़र आता है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस बार तय हो गया था कि वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। मस्जिद अक्सा पर उन्होंने वो ज़्यादती कराकर अपनी फ़ौज से या अपनी पुलिस से अपनी कुर्सी को ज़रा थोड़ा सा मजबूत कर लिया, नहीं तो वो खुद करप्शन के चार्जेस में गले तक धंसे हुए थे। तो ये दो चीज़ों को मैं इस तरह से देखता हूँ। अब इसका सलूशन जो मैं आपको एक ही लफ्ज़ में बता दूँ या एक ही लाइन में बता दूँ, जिस दिन मज़हब इस्लाम के मानने वाले या कम से कम कहने वाले कि हम मानते हैं, उनमें थोड़ा सा भी इत्तेहाद हो गया तो ये प्रॉब्लम जो ज़ायनिस्ट प्रॉब्लम है, जो कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम है, वो जो इज़राइल की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम, ये ज़ायनिस्ट प्रॉब्लम यानी कि इज़राइल, वो मौजूद रहेगा, वहीं मौजूद रहेगा। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, नाइत्तेफ़ाक़ी इस्लाम यानी कि इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले नेशंस में और उनके लोगों में। तो आप, इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको एकजुट नहीं देख रहे हैं अभी तक? इन 11 दिनों की जो जंगबंदी हुई है उसमें भी कहीं नहीं देखते? अगर रस्मन भी एक हो जाए तो इज़राइल की फ़ौजें सरेंडर कर देंगी, ऐसा मेरा मानना है। रस्मन भी अगर एक हो जाए, मतलब फिर वो खुद ही सरेंडर कर देंगे। तो किसको अलग खड़ा पा रहे हैं आप? सारे ममालिक को या कुछ ख़ास हैं उसमें? मैं सभी को माना, मैं किसी एक ममालिक को कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। इज़राइल की फोर्सेस मेरे ख्याल से मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर सरेंडर कर देंगी, और जितनी भी ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो वहाँ से, इज़राइल से निकल के वापस अलग अलग मुल्कों में चली जाएंगी, जहाँ पर वो पैसे की लूट मार करते हैं अपने तरीक़ों से। बिटकॉइन एक तरीका है, देखिए लेटेस्ट तरीका बिटकॉइन आया जो 500 बिलियन डॉलर्स का एक झटके में नुकसान हो गया। तो ये सब ज़ायनिस्ट फोर्सेस, इज़राइल जिनका एक वो बन गया एक मरकज़, वो अपने अपने दूसरे मुल्कों में जाके ये अपनी लूट मार वहाँ शुरू कर देंगे, लेकिन इज़राइल सरेंडर कर देगा। इसमें मैं ये मानता हूँ कि सभी तबकों की, सभी फ़िरक़ों की और सभी मुल्कों की, इस्लामिक मुल्कों की, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन जो गलती है सबकी है, क्योंकि इत्तेहाद होते ही कोई भी ताकत, मज़हब इस्लाम जो इस्लाम
कि नहीं, इस्लाम का जो सोशल मैसेज है, इंसाफ, उसकी नुमाइंदगी करता है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तो ये हो जाएगा इत्तेहाद जिसकी बात आप कर रहे हैं? ये हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ना सिर्फ ये प्रॉब्लम जो छोटी प्रॉब्लम है, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे आलम में है इस वक्त। इंसाफ तो पूरे दुनिया से इस वक्त गायब होता जा रहा है। आप किसी भी कॉन्टिनेंट में देख लें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में देख लें, कुछ मुल्कों को छोड़ के वहाँ की भी जनता, अगर अमेरिका में भी आप मान लें जो कि कैपिटलिस्ट फोर्सेस का एक बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ भी देख लें तो वहाँ की आम जनता की क्या हाल है। जो पैसा कमा के, पैसा मेरे ख्याल से लूट कर और चोरी करके जो ताकतवर बन रहे हैं, वो तो 1% लोग हैं ना, अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोप में, बाकी सब जगह में। तो हर एक मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा अगर फ़िलिस्तीन का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस भी है, इज़राइल का इतना बड़ा भी इम्पोर्टेंस है, और ये मज़हब इस्लाम के मानने वालों के ऊपर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, पूरे आलम इस्लाम की नहीं, पूरी वर्ल्ड की हिफाजत के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें समझनी चाहिए। अच्छा, हमास को किस तरह से देखते हैं आप? क्या उसको मानते हैं जिसने लगातार इज़राइल पर हमले किए, मिसाइल से इज़राइल को पीछे धकेला? इस संगठन को आप क्या मानते हैं? क्या है ये संगठन? ये संगठन ये आज़ादी और इंसाफ के लिए लड़ने वाला संगठन है, और क्या है ये? अब उसको किसी भी शक्ल में पेश करो, आप हिजबुल्लाह को भी किसी भी शक्ल में पेश करो, आप ये कहते हो कि हम ये जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, और अपनी मीडिया के ज़रिए या अपने अपने बड़े बड़े जो मुल्क आज बने बैठे हैं उनके लीडर्स के ज़रिए ये कह के कि ये दिफा के लिए किया जा रहा है, ये ऐसे चलने वाली बात नहीं है ना। दिफा के लिए क्या 300 लोग मारे जाते हैं? दिफा के लिए क्या एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है? दिफा के लिए क्या बच्चों को हॉस्पिटल्स में, प्रेस के ऑफिसेज पे बम चलाए जाते हैं? दिफा कौन कर रहा है? ये साफ है। हालांकि उनकी भी स्ट्रैटेजी में कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उनको भी अपनी जितनी बात हमस और हिजबुल्लाह रख सकते हैं जितनी अच्छी तरीके से, और उनके लिमिटेशंस भी हैं, वो भी इंटरनेशनल मीडिया भी उनको कवर नहीं करेगा, लेकिन उनकी बात बेहतर तरीके से रखी जा सकती है कि वो दिफा कर रहे हैं, वो हमला नहीं कर रहे। मस्जिद अक्सा पे हमला जाके किसने किया था? हमास ने नहीं किया था, और वो भी किस टाइम? जब रमज़ान का महीना चल रहा है। तो ये दिफा की लड़ाई है या ये तो हमले की लड़ाई है? और हमास और हिजबुल्लाह की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूँ, मुंह दिखाई का भी अगर इत्तेहाद आ जाए तो हमास और हिजबुल्लाह के लोगों को इतनी कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। जो ये तो देखिए ना आप, क्या लड़ाई है, बग़ैर हथियारों के, बग़ैर किसी असले के, बग़ैर किसी, कितना डिस्प्रपोर्शनेट है दोनों का। सिर्फ ये है कि एक के साथ यूएन के कितने रेजोल्यूशंस हैं? कौन है रोग स्टेट? जो यूएन के रेजोल्यूशंस, जो वो रेजोल्यूशंस नहीं बोल रहा हूँ जिनको वीटो कर दिया किसी ने। हालांकि वीटो अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। कितने रेजोल्यूशंस इजराइल के खिलाफ वीटो हुए हैं। वीटो करने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस बात को सच मानती है, लेकिन क्योंकि हमारे हाथ में एक नाजायज़ ताकत है, हम उसको मना करते हैं कि इंसाफ की बात नहीं होगी। ये वीटो का मतलब है। लेकिन वीटो को भी छोड़ देते हैं। कितने यूएन के जनरल काउंसिल्स के और सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस हैं इजराइल के खिलाफ, उस पर अमल नहीं होता। तो अमल नहीं होता तो ये है रोग स्टेट, ये है क्रिमिनल स्टेट, ये है टेररिस्ट स्टेट या कोई और। टेररिज्म क्या है? किसी भी मुल्क की डेफिनेशन देख लें आप, यूएन की डेफिनेशन देख लें। जो इजराइल फ़िलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, निहत्ते लोगों में टेरर फैला रहा है, बमबारी कर रहा है, ये है टेररिज्म। अब इस बात को, और जो लोग दिफा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, क्योंकि उनके पास मजबूत आवाज़ नहीं है, तो उनको आप टेररिस्ट बताओ या कुछ भी बताओ, यही हमारे मुल्क में हो रहा है। जिनकी मॉब लिंचिंग की जाती है उन्हें चोर बताया जाता है कि ये चोरी कर रहा था इसलिए इसको मार दिया। तो फार्मूला एक ही है। जो मनुवादी यहाँ कर रहे हैं, जो ज़ायनिस्ट वहाँ कर रहे हैं, उनका फार्मूला छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे एक ही है। समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब की, जैसे अगर भारत में देखा जाए, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ अगर एक साथ हो जाएं तो मनुवादी 2 मिनट में भाग जाएंगे। उसी तरीके से अगर जो मुस्लिम ममालिक में बाकी लोग जो इंसाफ के लिए बात करना चाहते हैं, जो मुल्क, उनकी बात ही नहीं कर रहा, अगर ये सब लोग मुल्क ही इकट्ठे हो जाएं
और इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इसराइल की फ़ौज सरेंडर करके चली जाएगी। एक आखिरी सवाल बस यहाँ पर करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा है कि कौन दिफा कर रहा है, कौन हमले के मूड में है, कौन डिफेंस में है, कौन ऑफेंस में है, अगर कोई इसको बिल्कुल उल्टा करके दिखाए, इसका बिल्कुल बरक्स दिखाए, इसकी उल्टी तस्वीर दिखाए और ये बताए कि इज़राइल अपना डिफेंस कर रहा है और फ़िलिस्तीनी उस पर लगातार हमला कर रहे हैं और हमास जो कि एक आतंकी संगठन है ये कहा जाए और कहा जाए कि वो हमला कर रहा है, तो ऐसे लोगों पर और ऐसे चैनल्स पर आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं इनके बारे में क्या कहें, इनके लिए तो कुछ भी कहेंगे तो इनको इम्पोर्टेंस देना। जो लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइंस एक आम आदमी की फ़ायदे की चीज़ है, जिसको बड़े बड़े चैनल्स और जिसको पैसे लेके और एडवर्टीज़मेंट लेके एडवर्टाइज़ कर रहे हैं बिटकॉइंस को, जो ये कहें कि अमेरिका ने इराक़ में डेमोक्रेसी लाने के लिए हमला किया था, जो लोग ये कहें कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने के लिए हमला किया गया था, जो लोग ये दुनिया भर में साबित करें कि इज़राइल जिसके लिए यूएन के, जैसा मैंने अभी बताया, इतने सारे रेजोल्यूशंस हैं, वो सुरक्षा के लिए कर रहा है, सुरक्षा करने के लिए कब्ज़े किए जाते हैं। क्या इज़राइल अपनी सुरक्षा कर रहा है? जो लोग ये कहना चाहते हैं कि जहाँ घरों को ज़बरदस्ती जाके उजाड़ा जा रहा है, जहाँ बहानेबाजी की जा रही है कि ह्यूमन शील्ड्स, अब अगर आप बच्चों पे जाके, जहाँ बच्चों का स्कूल है, स्कूल में गोली चलाओगे तो बच्चे ही मिलेंगे ना वहाँ, तो उसके लिए झूठा ह्यूमन शील्ड का कॉन्सेप्ट बना लें पूरी दुनिया में। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो मनुवादी ताकतें हैं, वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं। उनका काम एक ही है, पूरी दुनिया को अपने पैसे, अपनी झूठी पब्लिसिटी के ज़रिए बेवकूफ़ बना के, मेजॉरिटी लोगों को, 99% लोगों को बेवकूफ़ बना के असली मुद्दों से भटकाया जाए। अमेरिका में खुद, यूरोप में खुद कितनी बेरोज़गारी आ गई, कितनी वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचा है, लेकिन सब कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, और इज़राइल इन सब बहानेबाजी का एक बहुत बड़ा अड्डा है। तो ये सारा शर, ये सारा फसाद, ये सारा कैपिटलिस्ट, ज़ायनिस्ट और मनुवादी ताकतों का गढ़ है। वहाँ से जो भी उनकी सपोर्ट करता है, इन सब चीज़ों के बावजूद वो ज़ाहिरी तौर पे बिका हुआ है, वो ज़ाहिरी तौर पे मनुवादी है, ज़ायनिस्ट है, कैपिटलिस्ट फोर्सेस का ग़ुलाम है और इंसानियत का दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने बहुत अहम और बड़ी बात कही है कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं एक जगह, तो ना हमास को ना फ़िलिस्तीनियों को अपनी कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी और ये पूरा महाज यूं ही जीत लिया जाएगा, इज़राइल को इसी तरह से पीछे खदेड़ दिया जाएगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।